हेलो अस्सलाम वालेकुम। सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं कैंडिडेट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का सवाल था कि रीडिंग कंप्रीहेंशन पे मैं लेक्चर्स बनाऊं। तो ये मेरा पहला लेक्चर है रीडिंग कंप्रीहेंशन पे, जिसमें आपको मैं दो चीज़ें इस लेक्चर में समझाने की कोशिश करूँगा, जो कि बहुत अहम है किसी भी टेस्ट के हवाले से। और BPS 5 से 15 ग्रेड के जो टेस्ट हैं और मैट्रिक में और इंटरमीडिएट के जो टेस्ट होंगे आगे, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये मेरे लेक्चर जो है वो कंप्लीट आप सुने, और जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनसे भी आप मेरा लेक्चर ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी आइडिया हो जाए कि रीडिंग कंप्रीहेंशन क्या होती है और कहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं और कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं रीडिंग कंप्रीहेंशन। तो इस लेक्चर में इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और इस लेक्चर में एक और बात है कि जो ग्रेजुएशन की पेपर हुआ था 17 तारीख को, उसका मैंने पैराग्राफ टाइप किया है खुद, और कंप्लीट मैं आपको इसी लेक्चर में सॉल्व भी कराऊंगा, ताकि आपको एक तो पता चल जाए कि रीडिंग कंप्रीहेंशन क्या होती है, प्लस में सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो भी आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। उससे पहले अगर आप पेड ग्रुप्स में ऐड होना चाहते हैं, जो कि हमने इंटरमीडिएट और मैट्रिक की जो बैच स्टार्ट की है, 400 हमने फीस रखी है, उसमें व्हाट्सएप का नंबर पर रब्ता करके ऐड हो सकते हैं। तो चलते हैं लेक्चर की लेक्चर की तरफ। देखिए कैंडिडेट्स, रीडिंग कंप्रीहेंशन बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो देते हैं। अक्सर 10 सवालात होते हैं या 15 होते हैं या 5 सवाल होते हैं। ठीक है, तो जितने भी सवालात हों सिलेबस के मुताबिक आपको तैयारी करनी होती है। तो अगर 10 सवालात हैं तो वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो 10 सवालात एक पैराग्राफ में देता है या 2 या 3 पैराग्राफ में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक पैराग्राफ हो या दो, वो एग्जामिनर खुद डिसाइड करता है कि कितने पैराग्राफ देने। तो रीडिंग कंप्रीहेंशन में होता क्या है, देखें कि एक पैराग्राफ देते हैं, सपोज़ करें वो एक पैराग्राफ देते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको कंप्लीट वो रीड आउट करना होता है, मतलब फुल अटेंशन से। अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं तो आपको जो रीड करना है वो फुल अटेंशन से रीड करना होता है, ताकि वो सारा आपको समझ आ जाए। एक दफ़ा अगर आप उसको समझ जाते हैं तो फिर जो उसके बाद जो सवालात देते हैं उसके बाद वो आसान हो जाते हैं। तो पैराग्राफ जो देते हैं उसके बाद उसी पैराग्राफ से जो होते हैं ना वो सवालात होते हैं सारे। मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि वो कैसे सवालात देते हैं, क्योंकि मैंने वो सारे पिक किए हैं, ग्रेजुएशन वाले पेपर में थे। तो उसके बाद जो पैराग्राफ अगर आपने पढ़ लिया है और आपको वो समझ आ रही है, इंग्लिश सारी, उसकी वर्ड्स की मीनिंग आ रही है सारे, तो आपको क्या करना पड़ता है उसका बाद जो सवाल क्वेश्चंस का जो पोर्शन होता है उसको आपको आंसर देना पड़ता है। लेकिन अगर आप पैराग्राफ पढ़ा है सही से, फिर ही आप जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें बस ख्याल में रखनी होती है। और कैसे तैयारी की जाए इसका तो जवाब ये है कि आपकी रीडिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ये कर सकते हैं कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो सिंध टेक्स्ट बुक के या पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वाले, तो उनके इंग्लिश के जो बुक्स होते हैं वहाँ से आप लेसन्स स्टार्ट कर दें रीडिंग करना डेली के बेस पर, ताकि जो भी एग्ज़ाम्स हो आपको उसमें फ़ायदा हो। और उसके बाद अगर वो आप कवर कर लेते हैं तो उसके बाद आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं, डिफरेंट बुक्स पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, ताकि आपकी इंग्लिश जो है वो वोकेबलरी भी अच्छी हो जाए और रीडिंग का मतलब जो है वो आपको आइडिया हो जाए कि कैसे रीडिंग की जाती है, और आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, इससे आपका फ़ायदा होगा। तो जो आज हमने 10 सवाल उठाए हैं वो ग्रेजुएशन पेपर था 17 तारीख को जो हुआ था, 17/1/2023 को। उसमें आपको ये सॉल्यूशन भी मैं कराऊंगा और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कैसे पैराग्राफ होता है या कैसे उसकी सॉल्यूशन होती है। तो पार्ट 1 था इंग्लिश का। ठीक है, 17 तारीख को जो पेपर पार्ट 1 इंग्लिश था, और रीडिंग कंप्रीहेंशन पहला जो था वो मतलब था वो सेक्शन था। तो देखें सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, पैसेज फॉर रीडिंग कंप्रीहेंशन। तो एक ये पैसेज देते हैं इस टाइप का। ठीक है, ये पैसेज है, मैंने ये खुद टाइप किया है, ये पेपर नहीं है, ये मैंने टाइप किया है आप लोगों के लिए जैसे आसानी हो पढ़ने में भी और सॉल्यूशन करने में भी। तो इस टाइप का एक पैराग्राफ देते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन सेड बिलो। कह रहा है कि मतलब सारा आप रीड करें ये सारा पैराग्राफ, उसके बाद नीचे जो सवाल आते हैं ये आप उसको आंसर करना है। तो अगर हम ये कंप्लीट अच्छे से पढ़ लेते हैं आप ये सारे पैराग्राफ को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद सवालात आसान हो जाएंगे। तो पैराग्राफ है, वी सेव मनी मेनली टू मीट आवर फ्यूचर नीड्स। Some needs are urgent, some are not. Some needs can be prioritized and some can be put off easily and some can be
स्केरिफाइड फॉर इकोनॉमी। तो ये नीड्स के मुताबिक है कि कुछ जो होते हैं वो हम जो पैसे जो है बचत करते हैं या हम किसी ऐसे टाइम के लिए रखते हैं जब हमें ज़रूरत पड़े, तो इसका ही ये सारा जो है वो पैराग्राफ है। ठीक है, तो सारे अगर मीनिंग आप निकालते जाएंगे तो आपको कंप्लीट इसका आइडिया हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है वाट एवर द मोटिव फॉर सेविंग इट इज़ गुड मीन्स टू बी यूजफुल एंड सेविंग स्टैंड अस इन गुड स्टेट एंड सेव अस फ्रॉम हार्डशिप्स इन रेनी डेज। तो अगर हम पैसों की बचत करते हैं तो हमें कभी कभी होता है मुश्किल सूरत हाल आ जाती है, तो हमें उसमें काम आ सकती है। ये सारा जो पैराग्राफ है उस पर। ठीक है, बट ऑल अर्निंग हैंड्स कैन सेव नॉट ऑल अर्निंग हैंड्स कैन सेव मनी ईजिली। तो इसमें बता रहा है कि सारे जो लोग होते हैं वो सेव नहीं कर सकते मनी, क्योंकि उनके अलग अलग जो मसाले होते हैं वो आगे बताएगा। ओइंग टू हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इट इज़ हार्ड फॉर मेनी अर्नर्स टू सेट असाइड सम मनी। तो सबके लिए ये जो है पैसे साइड पे रखना या सेफ रखना वो आसान नहीं होता, क्योंकि सबकी जो है ज़रूरत होती है। इन आर्डर टू सेव सम मनी मैनी वर्क ओवर टाइम। तो कुछ लोग क्या करते हैं वो ओवर टाइम भी करते हैं पैसे बचाने के लिए। मैनी वर्क पार्ट टाइम आफ्टर दियर रेगुलर टाइम जॉब्स। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि उनकी जो असली जॉब होती है रेगुलर, उसके बाद वो पार्ट टाइम भी करते हैं। ठीक है, मोस्ट कैन ओनली मेक बोथ हैंड्स मीट। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो गुजर सफ़र करते हैं उस जो सैलरी में से विद स्वीट। ठीक है, दोज हु लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन कैन हार्डली हैव अ स्क्वायर मील। जो पॉवर्टी की लाइन से नीचे होते हैं उनको खाना ही मुयसर अच्छा नहीं होता अक्सर औकात। तो ये सारा पैराग्राफ में दिया गया है। लिविंग फुल लाइफ इज़ अ ग्रेट ड्रीम फॉर देम। तो उनके लिए ज़िंदगी जो है बिताना एक ख्वाब की तरह होता है। देयरफॉर दे स्टे कंटेंट विद व्हाट दे कैन अर्न टू लिव ऑन। तो जो वो जस्ट कमाते हैं वो बस उसी में से गुजर सफ़र कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो जो है पैसे बचत करके रखें जो मतलब है मुश्किल वक्त के लिए। तो ये सारा पैराग्राफ था। पहले में बता रहा है कि हमें सेव करते हैं लोग पैसों को। दूसरे में बता रहा है कि सारे लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं होता सेविंग करना, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो इसलिए ये सारा पैराग्राफ है। इसके बाद अगर ये आपने कंप्लीट पैराग्राफ पढ़ लिया है तो ये देखें बीच बीच में जो है अंडरलाइन वर्ड्स भी हैं कुछ। ठीक है, अंडरलाइन का मकसद आगे कुछ ना कुछ सवाल होगा इनके बारे में। ठीक है, अंडरलाइन को आपने अच्छे से पढ़ना है। अंडरलाइन जो वर्ड्स होते हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, ताकि आगे जो क्वेश्चन आएगा उसको आप आंसर मतलब जल्दी में कर लें, क्योंकि टाइम कम होता है। 1 मिनट होता है अक्सर MCQ का, तो 1 मिनट आपको मतलब देना है एक क्वेश्चन पे। पैराग्राफ में तो आपको कुछ मिनट लग सकते हैं पढ़ने में, लेकिन उसके बाद जब आप आंसर करें तो वो जल्दी में करें। ठीक है, उसके बाद देखें आंसर द फॉलोइंग फर्स्ट 1 to 10 क्वेश्चन फ्रॉम द अबव पैसेज यू हैव जस्ट रेड। तो हमें जो ऊपर वाला जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है सारा हमें नीचे जवाब देने पड़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नीड्स आर मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ। अभी देखें क्वेश्चन है फर्स्ट पैराग्राफ से, ये आपको नोट करना है कि अगर आप एक पैराग्राफ ये हो गया, इधर से स्टार्ट हुआ इधर ख़त्म हुआ, दूसरा पैराग्राफ इधर बट से शुरू हुआ 11 तक ख़त्म हो गया। तो पहले पैराग्राफ हो गया ये, पहला पैराग्राफ क्या हो गया ये, वही से स्टार्ट हुआ डेज तक ख़त्म हो रहा है। तो उसमें पूछ रहा है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नीड्स आर मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ। तो आंसर है जो 4 है, 5 है, 6 है या 7 है। इसको जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो देखें नीड्स कितने टाइप की बताई गई है। सम नीड्स आर अर्जेंट, देखिए इधर से शुरू हो रहा है। सम नीड्स आर अर्जेंट, कुछ ऐसी मतलब ज़रूरतें होती हैं जो जल्दी में पूरी करनी पड़ती है। सम आर नॉट, कुछ ऐसी है तो जल्दी में पूरी नहीं कर सकते। सम नीड्स टू बी प्रायोरिटाइज, कुछ ऐसी है जिनको हम तरजीह दे सकते हैं। सम कैन बी पुट ऑफ इजीली, कुछ ऐसे हैं जिनको हम साइड पर कर सकते हैं ज़रूरतों को। एंड सम कैन बी स्केरिफाइड फॉर इकोनॉमी, एंड कुछ ज़रूरतें ऐसी होती हैं जिनको हम कम कर सकते हैं इकोनॉमी के लिए। तो ये देखें अगर आप नोट करेंगे तो ये एक हो गया, ठीक है, ये दूसरी ये हो गई सम आर नॉट की वाली, ठीक है। सम नीड्स कैन बी प्रायोरिटाइज, ये तीसरी, ये हो गई चौथी, एंड ये हो गई पांचवी। तो ये 5 जो है नीड्स बताई गई है फर्स्ट पैराग्राफ में। तो हम आंसर दे सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ए किया था तो ये गलत था, 4 गलत है, ये 5 होंगी, ठीक है, ये जो बताई गई है नीड्स के बारे में तो 5 ही थी। तो क्वेश्चन का आंसर जो होगा क्या होगा 5। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नीड्स आर मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ, तो आंसर होगा बी। इसके बाद क्वेश्चन था
हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ब्रेड अर्नर्स वर्कर्स आर मेंशन इन द सेकंड पैराग्राफ। तो कमाने वाले को कितने लोगों का जिक्र किया गया है सेकंड पैराग्राफ में, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में मैंने बताया कि इधर से स्टार्ट हो रहा है इधर तक ख़त्म हो रहा है। तो ब्रेड अर्नर्स कौन कौन से होते हैं वो आपको इधर से बताना है। तो जब आप कंप्लीट पढ़ेंगे ओइंग टू हाई कास्ट ऑफ लिविंग मनी, ठीक है, इधर से आपको शुरू होगा। इन आर्डर टू सेव मनी मैनी वर्क ओवर टाइम, एक ये मैनी वर्क पार्ट टाइम, ठीक है, 2 आफ्टर दे रेगुलर टाइम, ये सेम है। मोस्ट कैन ओनली मेक देयर बोथ हैंड्स मीट, ये तीसरा, ठीक है। एंड स्वीट ऑफ द, ये सेम है। दोज हु लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन के, ये चौथा। ये 4 जो हैं वो ब्रेड अर्नर्स यहाँ कमाने वाले लोगों का जिक्र किया गया है इस पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में हमने 4 पैराग्राफ और 4 लोगों का जिक्र किया है। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है। एंड व्हाट इज द मेन ग्रामर पर्सन मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ग्रामर पर्सन क्या होता है कि फर्स्ट पैराग्राफ वो होता है जो खुद की बात करे, जैसे आई हो गया, वही हो गए, देखिए अस हो गया, इस किस्म के जो वर्ड्स होते हैं जो मतलब फर्स्ट पर्सन होता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। जिसको आई हो गया, वही हो गया, मैं, हम, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो फर्स्ट पर्सन होते हैं। अगर हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो जिस बंदे से बात कर रहे होते हैं या जिस बंदे से खुद मुखातिब होते हैं डायरेक्टली, वो सेकंड पर्सन होता है, जैसे यू हो गया, ठीक है, जिससे हम डायरेक्टली बात कर रहे होते हैं। उसके बाद थर्ड पर्सन वो होता है जो उस जगह पे मौजूद ना हो जिसकी हम बात की जा रही है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन वो होता है जो बंदा उस जगह पे मौजूद नहीं है। 2 पर्सन एक बात कर रहा है तो वो फर्स्ट होगा, जिससे बात की जा रही है या जिससे मुखातिब वो सेकंड पर्सन होगा, यू जैसे आता है। दे हो गया, ही, शीट वाले जो ऐसे इस किस्म के जो होते हैं वो थर्ड पर्सन होते हैं। तो ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में कौन सा पूछ रहा है, देखें फर्स्ट पैराग्राफ में ज़्यादातर वही की बात हो रही, शुरू में वही कह रहा है, तो सारा चीज़ें हमसे स्टार्ट हो रही, तो वही आता है फर्स्ट पर्सन में। तो इसका जो आंसर होगा ए होगा, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में देखें, फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड और थर्ड की नहीं हो रही बात, उसमें देखें क्या कह रहा है, बट नॉट ऑल अर्निंग हेड्स कैन सेव मनी इजली ओइंग टू हाई कास्ट ऑफ लिविंग। देखें ये जनरल बात कर रहा है, ना मतलब बात करने वाला है, ना बात जिससे की जा रही है उनसे बात कर रही है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें ये यहाँ पे मौजूद नहीं है लोग, उनकी बात हो रही है, तो ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज स्टैंड अस इन गुड स्टेट। तो इसकी जो मीनिंग देखें, टू बी इन गुड पोजीशन, टू बी वर्थवाइल, टू बी यूजफुल और हेल्पफुल टू अस व्हेन नीडेड। अभी देखिए ये कहाँ पे पैराग्राफ में, ये देखिए यहाँ पे, सेविंग स्टैंड अस इन गुड स्टेट एंड सेव अस फ्रॉम हार्डशिप इन रेनी डेज। तो यहाँ पे सेविंग्स जो है वो हम जो बचत करते हैं पैसे, वो क्या करती है, देखिए इसमें जो ऑप्शन आएगा टू बी यूजफुल और हेल्पफुल व्हेन नीडेड, इसका जो आंसर होगा टू बी यूजफुल और हेल्पफुल व्हेन नीडेड। सेविंग जो होती है हमें काम आती है कभी जब हमें ज़रूरत होती है, तब जो पैसे जब हम बचत करते हैं तब काम आते हैं जब हमें वो नीड में हो। तो इसका आंसर जो ये सबसे जो परफेक्ट लग रहा है वो सी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो सी होगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज इन रेनी डेज। तो रेनी डेज की मकसद जो इसमें पैराग्राफ में गया है, रेनी डेज का मतलब ये नहीं है कि जब बरसात हो रही हो, इसका मकसद अलग है। देखें इन रेनी डेज होती है जो मुश्किल हालात वाले दिन होते हैं ना, मुश्किल डेज, जब पैसों की तंगी आ जाती है, उनको हम रेनी डेज हम कह सकते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर का जो 6 का जो आंसर होगा, देखें रेनी डेज का होगा द टाइम व्हेन वी विल रियली नीड मनी सेव्ड। तो जब हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको हम कह सकते हैं रेनी डेज, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज टू सेट असाइड सम मनी। सेट असाइड की मकसद होती है कोई चीज़ अगर हम साइड में करके रखते हैं किसी ऐसे टाइम के लिए जब हमें वो ज़रूरत पड़े, ठीक है, तो हम सेट असाइड उसको कहते हैं। तो सेट असाइड सम मनी की इसमें मीनिंग होगी क्वेश्चन नंबर 5 में कीप सम मनी टू यूज़ लेटर, ठीक है। तो क्योंकि मनी का जिक्र किया गया है, पैसों का जिक्र किया गया है, तो इसकी जो पैराग्राफ में मीनिंग भी यही निकलेगी। बाकी जो है वो देखें डिपॉजिट में भी नहीं रखने, कस्टडी में भी नहीं, फिक्स्ड डिपॉजिट में भी नहीं, लेकिन इसकी मीनिंग यही बन रही है कीप सम मनी टू यूज़ लेटर। तो कुछ पैसे हम ऐसे इसलिए बचाते हैं ताकि वो हम फ्यूचर में उस टाइम पे यूज़ करें जब हमें ज़रूरत पड़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 था जो कि पैराग्राफ में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेज मेक बोथ हैंड्स मीट। मेक बोथ हैंड्स मीट का देखें क्या होता है मकसद कि बंदा इतना ही कमाए जितना
जितने में से जस्ट गुजर सफ़र कर सके, तो इसको हम वो कहते हैं मेक बोथ एंड्स मीट करते। उतना कमाना जहाँ से जस्ट गुजर सफ़र हो, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं इतना कम भी नहीं, जस्ट गुजर सफ़र करने वाले लोग को कहते हैं मेक बोथ एंड्स मीट। पैराग्राफ में हम देखते हैं कहाँ पे ये यूज़ किया गया है। देखिए मोस्ट कैन ओनली मेक बोथ एंड्स मीट विद द स्वीट ऑफ देयर प्रो। देखें ये वो लोग हैं जो जस्ट अपना गुजर सफ़र करते हैं, ठीक है। तो इसको जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 8 का ये होगा, ए होगा, ठीक है। टू अर्न जस्ट इनफ मनी टू बी एबल टू बाय थिंग्स यू नीड, ठीक है। जस्ट इनफ का मकसद क्या है कि जस्ट उतने ही पैसे कमाएं जो उनको मतलब ज़रूरत की चीज़ें वो जस्ट ले सके, गुजर सफ़र कर सके, ज़्यादा नहीं, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज स्क्वायर मील। स्क्वायर मील उसको कहते हैं जो कि सेटिस्फाइंग मील हो, यहाँ सेटिस्फाइंग खादा जो अच्छा खादा हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मील। तो ये देखिए रिच फूड नहीं है, डिलीशियस भी नहीं होगा, न्यूट्रिशियस भी नहीं होगा, ये गुड सेटिस्फाइंग मील ही एक ऑप्शन है, तो उसका ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन है डी। वन मेन ऑब्जेक्ट एंड वन मेन सब्जेक्ट मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ एंड द सेकंड पैराग्राफ आर। अभी देखें अगर आपने सारा ये कंप्लीट पढ़ लिया है पैराग्राफ, तो इसमें पहले पैराग्राफ में किस चीज़ का जिक्र किया गया है, दूसरे पैराग्राफ में किस चीज़ का जिक्र किया गया है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में अगर हम देखते हैं तो वो सेविंग्स का जिक्र किया गया है, ठीक है। वी सेव मनी, तो ये सेविंग का जिक्र किया है, तो ये सेविंग होगा। दूसरे पैराग्राफ में बताया गया है अर्निंग हैंड्स मतलब कमाने वाले लोगों का जिक्र किया है, अर्निंग हैंड्स देखें, तो ये अर्निंग हैंड्स जो किया गया है और यहाँ पे सेविंग का ज़्यादा जिक्र किया गया है, तो यही ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। सेविंग नीड्स नहीं है, सेविंग्स अर्निंग्स भी नहीं है, अर्निंग हैंड्स होगा। देखें ये ऑप्शन डी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन डी होगा। तो ये सारा पैराग्राफ था जो कि मैंने आपको अभी इस जो पेपर में सॉल्व भी करा दिया है। 10 सवाल ये ग्रेजुएशन पेपर में आए थे, और रीडिंग कंप्रीहेंशन के मैं दूसरे लेक्चर्स भी बनाऊंगा जिसमें आपको दूसरे पैराग्राफ सॉल्व कराऊंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि रीडिंग कंप्रीहेंशन के लिए आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होना ज़रूरी है, क्योंकि जितनी आपकी इंग्लिश अच्छी है उतनी आपके मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस होंगे, क्योंकि आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। बीच बीच में वो सिनोनिम पूछते हैं, बीच में वो मीनिंग मतलब एंटोनिम्स पूछते हैं, या कोई फ्रेज देते थे जिसमें जैसे इस पैराग्राफ में दिए गए थे, तो उनको अगर आप मीनिंग आ रही है डायरेक्ट फ्रेजेस की तो आप आसानी से वो जवाब दे सकते हैं, अदरवाइज़ आपको बहुत मुश्किल हो सकती है। तो कोशिश करें डेली के बेस पर इंग्लिश पढ़ा करें, डिफरेंट बुक्स में से आप पढ़ा करें। पहले तो आप टेक्स्ट कवर करें जो आपका प्रोविंस का टेक्स्ट है, उसके बाद आप न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं, कुछ अच्छी बुक्स आती हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। इससे आपकी रीडिंग जो है वो होगी वो अच्छी होगी और आप टेस्ट में मार्क्स अच्छे लेना शुरू करेंगे। तो हमारी बैच ज्वाइन करने के लिए जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है वो आप रब्ता करें, उस पर 400 फीस है जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट कैटेगरी की। हमारे मैथमेटिक्स के ग्रुप्स हैं वहाँ पे आप हमने 100 फीस रखी है। जो सेकंड बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है फरवरी में, फरवरी 30 जनवरी को हो रहा है, 30 जनवरी को हो रहा है मैथ का बैच, उसमें 100 फीस है और 400 फीस हमारी है इंटरमीडिएट और मैट्रिक की कैटेगरी की। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल सर्वेज एनसाइक्लोपीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं वीडियोज़ बनाऊँ आप तक आसानी से पहुँच जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।